नमस्कार मित्रों, आज हम कोणार्क नाटक पर चर्चा करने से पहले नाटक के पूरे तत्व और नाटक की सौंदर्य शास्त्र के अनुसार किस प्रकार व्याख्या की गई है उस पर चर्चा करेंगे। वैसे अपने सिलेबस में कोणार्क नाटक दिया हुआ है जो कि जगदीश चंद्र माथुर जी का लिखा हुआ है। यह आप लोगों को जानकारी होगी, इतिहास के विद्यार्थी भली भांति जानते होंगे और वैसे भी भारत से जो जुड़े हुए हैं लोग बाग बहुत भली भांति जानते हैं कि कोणार्क एक सूर्य मंदिर है। ये उसी पर आधारित एक नाटक है। नाटक को समझने से पहले हमें उसकी पूर्व पीठिका के रूप में रूप तत्व और स्वरूप के बारे में जानना चाहिए। आखिर नाटक है क्या? विभिन्न विद्वानों ने नाटक या नाट्य शब्द की व्याख्या करते हुए इसकी व्युत्पत्ति, परिभाषा एवं उसके स्वरूप पर प्रकाश डाला है। पाणिनि ने नाट्य शब्द की व्युत्पत्ति नट धातु से सिद्ध की है, जबकि नाट्य दर्पण के रचयिता रामचंद्र गुणचंद्र ने नाट्य धातु के साथ साथ नट धातु से नाट्य की उत्पत्ति मानी है। वेबर और मोनियर विलियम्स जो पश्चिमी विद्वान हैं, उन्होंने सिद्ध किया है कि नट और नाट आदि धातुएं नृत्य यानी नाचना धातु से बिगड़ कर बनी हुई है, क्योंकि नाचना आखिर में अपने भाव अभिव्यंजना को प्रकट करने का एक तरीका है। तो यहीं से कहीं कहीं जुड़ा है कि नाटक भी नाचने का ही एक प्रकार हो सकता है। किंतु ऋग्वेद में नट और नृत्य दोनों धातुओं का प्रयोग मिलता है, अलग अलग मिलता है। अतः नट को विकृत रूप मानना उचित नहीं है। इसका मतलब नट अपने आप में अलग धातु है। धनंजय ने अपने 10 रूपक में नृत्य, नृत्य और नाट्य का अंतर स्पष्ट करते हुए बताया है कि नृत्य ताल तत्व से आश्रित होता है। ताल तत्व अर्थात उसमें रिदम होना चाहिए, क्योंकि नाटक में रिदम होना जरूरी नहीं है, वहां पर भाव होना चाहिए। वहां दोनों में फर्क है, क्योंकि जब तक ताल नहीं होगा, रिदम नहीं होगा, जब तक आदमी नृत्य नहीं कर सकता है, उसके पैर नहीं उठ सकते हैं। नृत्य भावाश्रित और नाट्य रसाश्रित होता है, क्योंकि भाव अभिव्यंजना अलग चीज है और रस की निष्पत्ति दिमाग में होना अलग चीज है। तो नाटक में रस की निष्पत्ति होना जरूरी है, जबकि नृत्य में भाव की निष्पत्ति होना जरूरी है। हमारे विचार से व्रत और नृत्य में विशेष अंतर नहीं है। इन दोनों में ही ताल, लय और भाव का आश्रय लिया जा सकता है, जबकि नट नाट्य और नाटक में अनुकरण व अभिनय की प्रमुखता होती है। नृत्य नाटक का एक अंग हो सकता है, किंतु नाट्य नृत्य का नहीं। बिल्कुल नाटक में किसी भाग में हो सकता है नृत्य दिखाया गया हो और वह उसका एक पार्ट हो जाए अभिव्यक्ति के लिए, लेकिन नृत्य में नाटक नहीं समाया हो सकता है पूर्णतया। उसमें नाटक में नृत्य समाया हो सकता है। इसीलिए स्पष्ट है कि नाटक नृत्य से अधिक व्यापक अर्थ को सूचित करता है, यानी कि नाटक ऐसी चीज है जिसके अंदर नृत्य भी समाया जा सकता है, संगीत भी समा सकता है और भाव व्यक्ति की सभी जो धाराएं हैं वो उसमें समाहित हो सकती हैं। नाटक के पर्यायवाची के रूप में रूपक का प्रयोग भी किया जाता है, किंतु इसका प्रयोग किया जाता है रूपक का नाटक के पर्यायवाची शब्द के रूप में, किंतु मूलतः दोनों के अर्थ में सूक्ष्म अंतर है। नाटक के मूल पात्रों की विभिन्न चेष्टाओं आदि का अनुकरण मात्र अपेक्षित है, जबकि रूपक में इसके साथ साथ मूल पात्रों के रूप का आरोपण भी आवश्यक है। नाटक शब्द में गति एवं क्रियात्मकता की प्रमुखता होती है, जबकि रूपक में स्थूल रूप से वेशभूषा आदि को अधिक महत्व दिया जाता है। यही मूल अंतर है। नाटक में जहां पर उनकी जो क्रिया है, उनके एक्टिंग है, उसको ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है, जबकि स्थूल रूप से अगर रूपक को देखा जाए तो वहाँ वेशभूषा, जैसे अपने यहाँ पर भांड और दूसरे के जो जिस तरीके के वो अपना शिव पार्वती का या किसी का रूप धर करके वो यहाँ पर सड़कों पर इन पे घूमते, वो अलग कला है। तो वो रूपक से जुड़ी हुई है, नाटक से नहीं जुड़ी हुई है। बहुत इस तरीके की कला राजस्थान में देखने को मिलती है, क्योंकि रूपक से जुड़ी हुई है, जिसमें वेशभूषा ही प्रधान होती है। संस्कृत के आचार्यों ने रूपक को अधिक व्यापक अर्थ में प्रस्तुत करते हुए उसके 18 भेद किए हैं, जिनमें से एक भेद नाटक भी है, अर्थात रूपक का एक पार्ट नाटक है। रूपक इन सब का समाहित स्वरूप, जिसका एक पार्ट नाटक मानते हैं। नाटक के संबंध में पाश्चात्य विद्वानों की धारणा भारतीय विद्वानों की धारणा से किंचित भिन्न, थोड़ा सा भिन्न है। अंग्रेजी में नाटक का पर्यायवाची ड्रामा शब्द कहलाता है।
आइबर ब्राउन ने ड्रामा का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसका संबंध यूनानी के एक शब्द विशेष से स्थापित किया है, ड्रामा, जिसका अर्थ होता है कि कृत या किया हुआ। अपने यहाँ पर ड्रामा बड़े नेगेटिव सेंस में उपयोग किया था कि ये ड्रामा कर रहा है, जबकि ड्रामे का मतलब है किसी चीज का पूर्णतया प्रस्तुतिकरण स्तर से करना, कि उन्हें वही लगे जो वह बताना चाह रहा है। इसी को हम कार्य कह सकते हैं। वस्तुतः पाश्चात्य नाटकों में कार्य को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, किंतु भारतीय नाटकों में अभिनय कला या रस को प्रमुखता दी जाती है। इसी दृष्टिकोण भेद के कारण दोनों के स्वरूप, लक्षण एवं तत्वों में अंतर मिलता है। नाटक के लक्षण क्या क्या हैं? नाटक के लक्षणों पर ध्यान दें। संस्कृत के प्राचीन आचार्यों ने नाटक के विभिन्न लक्षणों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में लिखा है, यो हम स्वभावो लोकस्य सुख दुख है, अर्थात जिसमें स्वभाव से ही लोक का सुख दुख समन्वित होता है। ये किसने कहा? नाट्य शास्त्र में लिखा गया है भरत मुनि जी के द्वारा। अर्थात नाटक वह है जिसमें सुख और दुख आदमी का, लोक का मतलब कौन है? आप और हम। लोक का मतलब है आप और हम सब का सुख और दुख उसमें समाहित होना चाहिए, तथा अंगों आदि के द्वारा अभिनय किया जाना चाहिए। इसी को नाटक कहते हैं। आचार्य अभिनव गुप्त इसकी व्याख्या करते हुए नाटक की कहते हैं कि नाटक वह दृश्य काव्य है जो प्रत्यक्ष कल्पना एवं अध्यवसाय का विषय बन सकते असत्य के समन्वित विलक्षण रूप धारण करके सर्वसाधारण को आंदोलनोपलब्धि या आनंदोपलब्धि, दोनों, क्योंकि क्रिया भी पैदा करता है मन में और आनंद भी पैदा करता है, ये कार्य नाटक करता है। महिम भट्ट का मत है कि अनुभवादि विभावादि के वर्णन से जब रसानुभूति होती है तो उसे काव्य कहते हैं, और जब काव्य की गीत आदि से रंजित एवं अभिनेताओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो वह नाटक का स्वरूप धारण कर लेता है। महिम भट्ट ये कहते हैं, महिम भट्ट ये कहते हैं कि वास्तव में काव्य क्या है? अनुभव और विभाव, ये जो स्वरूप दोनों चलते हैं, संचारी भाव, और साथ साथ उससे रस की निष्पत्ति होती है, तो वह काव्य है। और काव्य को यदि हम नाटक के रूप में, पात्र अभिनय के रूप में प्रस्तुत करें या गीत के रूप में प्रस्तुत करें और मंच पर वो आए और उससे प्रस्तुतिकरण अगर वो करते हैं तो वो नाटक कहलाता है, उसका स्वरूप धारण कर लेता है। रामचंद्र ने अपने नाट्य दर्पण में नाटक के लक्षणों पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, जो प्रसिद्ध पौराणिक एवं ऐतिहासिक राजचरित पर आधारित हो, जो धर्म काम एवं अर्थ का फलदाता हो। धर्म काम एवं अर्थ का फलदाता हो, क्योंकि अपने जो भारतीय काव्य शास्त्र है उसमें चाहे वो काव्य की रचना करे, चाहे वो मुक्तक की रचना करे, चाहे वो महाकाव्य की रचना करे, चाहे किसी भी प्रकार के गद्य की रचना करे, चाहे नाटक लिखे, कहानी लिखे, उन सब में एक प्रयोजन होता है, और उस प्रयोजन में वह धर्म काम अर्थ और इवन मोक्ष तक की कामना करता है। और इन सब की कामना अगर वह करता है तो अपने मन से वो उन चीजों को लिख पाता है, ये उसके प्रयोजन होते हैं। इसी प्रकार इन्होंने ये कहा है कि धर्म काम एवं अर्थ का फलदाता हो, और जो अंक, जो इकाई होती है नाटक में, प्रथम अंक दूसरा अंक, उस तरीके का विभाजन होना चाहिए, और पंच अर्थ प्रकृति दशा पंचावस्था से समन्वित हो, उसे नाटक कहा जाता है। ये रामचंद्र जी अपने नाट्य दर्पण पुस्तक में कहते हैं। नाटक के लक्षणों का और भी अधिक विस्तृत एवं स्पष्ट निरूपण आचार्य विश्वनाथ ने किया है। उन्होंने साहित्य दर्पण में लिखा है, नाटक का व्रत कथा प्रसिद्ध हो, उसमें पांचों संधियों का समन्वय होना चाहिए। उनमें विलास, समृद्धि आदि गुणों तथा अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों का वर्णन होना चाहिए। उसमें 5 से लेकर 10 तक के अंक होने चाहिए। 5 से 10 अंक का मतलब है नंबर नहीं है, ये नाटक के पार्ट है, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, इस तरह से कम 10 दिन तक तो खेला जाए, तो 10 अंक तो उसमें होना चाहिए। पुराणादि से प्रसिद्ध वंश में उत्पन्न धीरोदत्त नायक के बारे में, जैसे उदात्त नायक, धीरोदत्त नायक, ये कल्पना की जाती थी। पश्चिम में जरूर इन चीजों को छोड़ दिया गया है। जैसे पहले अपने यहाँ भी धारणा थी सारे नाटक सुखांत होने चाहिए थे, लेकिन बाद में दुखांत भी लिखे जाने लगे, और पश्चिम में तो ज्यादातर दुखंत नाटक लिखे जाने लगे। तो वहाँ ये धारणा कि नायक धीरोदत्ती होना चाहिए, ऐसा नहीं है। नायक की आगे धीरे धीरे पूरे गद्य में से ही अलग तरीके की पहचान, चाहे आंचलिक उपन्यास है तो वहाँ नायक की संकल्पनाएं बदल जाती है। और इसी प्रकार
अपने यहाँ पर भी नाटक में भी ऐसे ऐसे पात्र गढ़े जाने लगे जो कि राज परिवार से संबंधित नहीं है, सामान्य जन से संबंधित है। ऐसे जब नाटक बनाए जाते हैं तो कई बार वो आम आदमी तक उनकी पहुंच बहुत बढ़िया होती है। उन्हें लगता है कि ये जो पात्र है वो हम ही में से है, और जब ऐसा लगता है तो उसका मंचन होना, उसका रस की निष्पत्ति होना सब आसान हो जाता है। और जब हमको ये लगता है कि ये आदमी हम में से नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उस नाटक का रस या आनंद हम लेने में बड़ी तकलीफ पाते हैं। तो श्रृंगार या वीर, इनमें से कोई एक रस प्रदान होना चाहिए। देखिए, अभी मैंने नायक के बारे में कहा कि धीरोदात्त होना चाहिए, प्रतापी होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए, राज ऋषि अथवा दिव्य होना चाहिए। ऐसा नाटक में नायक होना चाहिए। और उसमें रस की जब बात करें तो श्रृंगार या वीर, इनमें से कोई एक रस प्रधान होना चाहिए। अन्य सब रस अंगभूत रहते हैं, उसके साथ साथ बाकी आ सकते हैं, शांत रस भी आ सकता है और दूसरे रस जो वो भी आ सकते हैं, लेकिन श्रृंगार और वीर रस तो उसमें होना ही होना चाहिए। जबकि आजकल के नाटकों में श्रृंगार रस प्रधान होता है ज्यादातर, वीर रस के भाव कई बार कम हो जाता है, लेकिन अंगभूत जरूर सारे के सारे रस कहीं न कहीं जुड़े रहते हैं उस पूरे पूरे संयोजन में, क्योंकि उस संयोजन के साथ साथ ही सारे रसों का परिपाक वहां देखने को मिलता है। इसे निर्वहन संधि में अत्यंत अद्भुत बनाना चाहिए, और इनमें 4 या 5 पुरुष प्रधान कार्य के साधन में रत रहने चाहिए, तथा गो के पुंछ में अग्रभाग में समान इसकी रचना होनी चाहिए। ये चर्चा करते हैं जो पुराणों में इनके बारे में बताया गया है उसमें। नाटक के ये जो लक्षण है उन पर विचार करते समय सहसा एक प्रश्न उपस्थित होता है कि हमारे आचार्यों ने ख्यात व्रत पर इतना अधिक बल क्यों दिया। ये बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने प्रख्यात कहानियां ही लेने की बात क्यों बार बार कहते हैं। इसका उत्तर स्पष्ट है कि नाटक की रचना उच्च वर्ग के शिक्षित लोगों को ही नहीं, निम्न वर्ग के अशिक्षित जन समुदाय को भी ध्यान में रखकर की जाती है। अतः ख्यात व्रत होने पर उसे अधिक स्पष्टता से ग्रहण कर सकते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले, लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद में ऐसा लगा कि नाटकों में परिवर्तन हो गया है। लॉकडाउन के बाद में रामायण और महाभारत वापस दिखाए जाने लगे। तो उसके पीछे यही आधार है कि किसी वर्ग समुदाय या कोई टारगेट पीपल को लेकर के हम वो है नाटक नहीं करें, इवन हम सबके लिए वह नाटक करें। तो जब रामायण का मंचन होता है तो वो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोगों तक को अच्छी लगती है। इवन धर्म में भी अलग अलग धर्म के सभी धर्म के लोग बाग उसे देखते हैं। तो कहीं न कहीं ये बात है कि जब वो पात्र बहुत प्रख्यात हो तो ऐसी स्थिति में उसको अपने मन से देखने में तकलीफ नहीं होती है, और पात्र ऐसा हो जिसको गुजरात के लोग देख रहे हैं, राजस्थान में राजस्थान के लोग देख रहे हैं, हरियाणा में, और कोई राजस्थान का पात्र जैसे गुजरात में नहीं जानते, गुजरात वाले यूपी में नहीं जानते, ऐसे में उस पात्र के साथ सामंजस्य नहीं बैठ पाता है और हम उस चीज को देखने में अरुचि प्रकट कर देते हैं। तो यही उनका क्या कारण है कि प्रख्यात होना चाहिए, क्योंकि वह निम्न वर्ग के अशिक्षित जन समुदाय को भी और बहुत शिक्षित समुदाय एलीट वर्ग के लिए भी बनाया गया है। अतः ख्यात व्रत होने पर उसे अधिक स्पष्टता से ग्रहण कर सकते हैं। दूसरे कल्पित आख्यानों के नए नए पात्रों के प्रति हमारी भावना का विकास एकाएक उनकी गंभीरता से नहीं हो सकता, जितना कि ख्यात नाटकों राम, युधिष्ठिर, अर्जुन, अशोक, प्रताप आदि से हो सकता है। बिल्कुल सही है। रसानुभूति में हमारे पूर्व संस्कार एवं पारंपरिक धारणाओं का भी गहरा योग होता है। महाराणा प्रताप का नाम सुनते ही जिस उदात्त भावना का संचार हमारे हृदय में हो जाता है, वह किसी कल्पित चंद्र सिंह या भानु प्रताप के दर्शन से नहीं होता है। यही एक बात है। जिस पात्र को हम बहुत पहले एक रूप में स्वीकार कर चुके हैं, जैसे राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, कृष्ण को लीला करने वाले के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, महाराणा प्रताप को युद्ध में डटे रहने के रूप में, वीर आदमी के रूप में हमारे दिमाग में बिठा चुके हैं। ऐसे में उनसे जुड़े हुए यदि कोई भी नाटक आता है तो हम बहुत अच्छे रस की अनुभूति करते हैं। लेकिन अगर इनसे अलग कोई पात्र होता है तो हम उस रस की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। कल्पित पात्रों के साथ हमारा तादाद में नाटक का कुछ अंश देख लेने के अनंतर आगे चलकर होता है, फलतः हमारी अनुभूति में पूर्ण सघनता आने में अधिक देर लग जाती है। भारतीय आचार्यों ने रस निष्पत्ति को उद्देश्य मानते हुए नाटक के लक्षणों का प्रतिपादन किया है, जबकि पाश्चात्य विद्वानों ने कार्य को महत्व देते हुए संकलनत्रय, दुखांत, सुखांत आदि लक्षणों को प्रमुखता दी है।
नाटक के तत्व। भारतीय आचार्यों ने नाटक के 5 तत्व निर्धारित किए हैं। पहला वस्तु, दूसरा पात्र, तीसरा रस, चौथा अभिनय और पांचवा वृत्ति। याद करें, वस्तु, पात्र, रस, अभिनय, वृत्ति, ये 5 तत्व निर्धारित किए हैं भारतीय आचार्यों ने। पाश्चात्य आलोचक सामान्यतः ये 6 तत्व वस्तु, पात्र, कथोपकथन, देश काल, शैली और उद्देश्य को स्वीकार करते हैं। थोड़ा सा उनमें अंतर है। 6 तत्व मानते हैं, अपने 5 तत्व मानते हैं। 6 कौन कौन से उनके? वस्तु, पात्र, कथोपकथन, देश काल, शैली, उद्देश्य, ये स्वीकार करते हैं। प्रथम 2 तत्व तो भारतीय विद्वानों के समान रूप से प्रचलित हैं। शेष तत्वों में किसी प्रकार का सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। हमारे यहाँ अभिनय के उपभेदों में वाचिक अभिनय का उल्लेख किया गया है, जिसे हम पाश्चात्य विद्वानों के यहाँ कथोपकथन का पर्याय मान सकते हैं। अभिनय के भेदों भेद में वेशभूषा एवं क्रियाकलाप की स्वाभाविकता पर बल दिया गया है, जिसमें देश काल के धर्म का पालन हो जाता है। भारतीय नाटकों का रस ही उद्देश्य है, अतः पाश्चात्य उद्देश्य शब्द का तत्व उसी के साथ साथ समाहित माना जा सकता है। रस में तथा शैली का समाहार वृत्ति में किया जा सकता है। इसी प्रकार भारतीय तत्वों में पाश्चात्य तत्वों का समाहार हो जाता है, यानी जो शैली है वहाँ की, वो हमारे यहाँ वृत्ति में समाहित हो जाती है। और रस जो साथ साथ उसमें अपने यहाँ पर कल्पना की गई है, वह भी वृत्ति में ही समाहित हो जाता है, वह उनकी शैली में समाहित हो जाता है। किस प्रकार से ये प्राप्त किया जा सकता है, उसका उद्देश्य, क्योंकि नाटक का उद्देश्य रस की निष्पत्ति होना ही जरूरी है। तो हमारे यहाँ भी रस की कल्पना की गई है और वहाँ उसके उद्देश्य के रूप में कल्पना की गई है। किंतु पाश्चात्य तत्वों में भारतीय तत्व का समन्वय नहीं हो सकता। नाटक में ही नहीं, काव्य में प्रत्येक अंग में भाव तत्व की प्रमुखता होती है। अतः भावानुभूति या रस तत्व का नाटक में महत्वपूर्ण स्थान है, किंतु पाश्चात्य आलोचकों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है, जबकि भारतीय आलोचक हमेशा भाव को अधिक महत्व देते हैं। क्योंकि भाव जब तक उसके साथ साथ नहीं जुड़ेगा, जब तक भावानुभूति या रस की निष्पत्ति नहीं होगी, जब तक किसी भी प्रकार का काव्य ठीक नहीं माना जा सकता है। पाश्चात्य विद्वान जो 6 तत्व नाटक में गिनाते हैं, वही उपन्यास और कहानी में भी गिना देते हैं। इसका तात्पर्य है, नाटक, उपन्यास और कहानी में तात्विक दृष्टि से कोई अंतर वो नहीं मानते हैं। वस्तुतः भारतीय आचार्यों के द्वारा किया गया तात्विक विवेचन एवं विश्लेषण अधिक प्रौढ़ एवं प्रामाणिक है, क्योंकि वो नाटक के लिए अलग, कहानी के लिए एक अलग, उपन्यास के लिए अलग तत्व की बात करते हैं। तो अब चर्चा करते हैं। पहला तत्व वस्तु। नाटक की वस्तु या कथा वस्तु, जो उसका प्लेटफॉर्म है, क्या कहानी है, उसमें प्लॉटिंग क्या की गई है, के मुख्यतः 2 भेद किए गए हैं, आधिकारिक और प्रासंगिक। नाटक के प्रमुख फल के भोक्ता को अधिकारी एवं नायक कहते हैं, अतः उसे सम्मिलित कथा को नाटक की प्रमुख कथा कहते हैं। देखिए, 2 कथा चलती कभी कभी नाटक में। एक तो मूल कथा जो चलती है उसे आधिकारिक कथा कहते हैं, जिसे नायक ही चलाता है, यानी कि नायक ही उसका मुख्य कर्ता धर्ता होता है। लेकिन कभी कभी साथ साथ में प्रासंगिक घटनाएं, दूसरी छोटी घटनाएं जो साथ के दूसरे सहनायक वगैरह होते हैं, उनके जीवन से जुड़ी हुई कहानियां भी चलती रहती है। इसलिए वो जो कहानियां समानांतर चलती है उसे प्रासंगिक कहते हैं। गौण पात्रों से संबंधित प्रसंगवश उपस्थित कहानी को प्रासंगिक कहते हैं। नाटक में प्रासंगिक कथाओं का समावेश प्रमुख या आधिकारिक कथा की आवश्यकता पूर्ति के निमित्त या उसे बढ़ाने के लिए ही किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि रामचरित नाटक लिया जाता है तो उसमें बाली सुग्रीव संबंधी जो प्रकरण है वो सब प्रासंगिक कथा के रूप में लिए जा सकते हैं। अहिरावण का प्रसंग हो या सबरी का प्रसंग हो, निषाद राज का प्रसंग हो, ये सब समानांतर है। मूल कथा तो राम की चल रही है उसमें। प्रासंगिक कथा भी 2 प्रकार की होती है, पताका तथा प्रकरी। यहाँ ध्यान रखिए, पताका तथा प्रकरी। पताका मुख्य कथा के साथ साथ अंत तक चलती है, जबकि प्रक्रिया बीच में ही समाप्त हो जाती है। ऐसे छोटे छोटे एपिसोड के रूप में कहानी आती है, थोड़ी सी आती है, अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त करती है और समाप्त हो जाती है। जबकि पताका कहानी मूल कहानी के साथ साथ आखिरी तक चलती है। कथा वस्तु के आधार की दृष्टि से भी 3 भेद किए गए हैं। प्रख्यात, जिसका आधार इतिहास, पुराण या लोक आख्यान से लिया जाता है, और दूसरा उत्पाद्य,
जो नाटककार के द्वारा कल्पित होता है। उसमें ऐतिहासिकता का सहारा कुछ मामलों में लिया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः सारा कुछ कल्पित होता है और प्रख्यात में इतिहास पर ही आधारित घटनाक्रम को नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और एक होता है मिश्र, जिसमें इतिहास और कल्पना का मिश्रण किया जाता है। अपने जयशंकर प्रसाद जी की नाटक ज्यादातर इतिहास और कल्पना के मिश्रण है। कथा वस्तु को क्रमशः नाटक में या रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है, जिसे सम्यक रूप से ग्रहण करने के लिए 5 अवस्थाओं में बांटा जाता है। प्रारंभ, इसमें कथानक का आरंभिक भाग आता है और जिसमें नायक की इच्छा या उसमें प्रमुख उद्देश्य का पता चलता है, ये इसका प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद में प्रयत्न, इसमें नायक के उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त किए गए प्रयत्नों का चित्रण किया जाता है। पहला प्रारंभ हो गया, दूसरा प्रयत्न हो गया और तीसरा प्रत्याशा। इसमें अंश में इस जो प्रत्याशा आखिरी होता है उसमें नायक का उत्कर्ष होने लगता है और उसमें मार्ग की कठिनाइयां दूर होने लगती है, जिससे उसमें फल प्राप्ति की आशा होने लगती है। चौथा होता है नियताप्ति और इसमें नायक की फल प्राप्ति निश्चित हो जाती है, ये चौथी स्थिति है। और पांचवी स्थिति होती फलागम, अर्थात नाटक में नायक को फल की प्राप्ति हो जाती है। पाश्चात्य विद्वानों ने भी नाटक की 5 अवस्थाएं मानी है। प्रारंभ हुआ, फिर विकास होगा नाटक का, फिर चरम स्थिति आती है और उसके बाद में उतार होना शुरू होता है और अंत या समाप्ति हो जाती है। ये 5वां स्थान है। ये पाश्चात्य लोग भी इसी तरीके से इसको देखते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि अवस्थाओं का यह विश्लेषण भारतीय आचार्यों के विवेचन से बहुत कुछ मिलता जुलता है। कथानक की एक अवस्था से दूसरी अवस्था के विकास का पता उसकी प्रमुख घटनाओं से चलता है, जिन्हें अर्थ प्रकृति कहते हैं। कथानक की एक अवस्था से दूसरी अवस्था के विकास, जैसे चरम से उतार या शुरुआत से चरम पर, इसका पता कैसे चलता है? इसके लिए दूसरी अवस्था के विकास का पता उसके मुख्य घटनाओं से चलता है, जिन्हें अर्थ प्रकृति कहते हैं। कथा वस्तु की अवस्थाओं के अनुसार इसमें भी संख्या 5 मानी जाती है। पहले बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य। याद करें, बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य। प्रत्येक अवस्था और अर्थ प्रकृति में मेल कराने का कार्य संधियों द्वारा किया जाता है। ट्रांजिशन फेज होता है, यानी जो चरमोत्कर्ष है उसके बाद उतार आना है, तो एक बीच में ट्रांजिशन फेज आता है, जिससे पता लग जाता है कि अब नाटक उतार की ओर आगे बढ़ रहा है। जिनकी संख्या भी 5 मानी गई है, जिसमें मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श और निर्वहन या उपसंहार। तो ये निम्नांकित को अपन जब चर्चा करते हैं, एक मुख हो गया, प्रतिमुख हो गया, गर्भ हो गया, अपवर्ष और निर्वहन, ये सारे तत्व हमें बताते हैं कि संधियों में किस प्रकार से प्रकट होता है। यदि हम इन एक दूसरे को साझा करके ये एक दूसरे में क्या क्या करने तो अवसर से देखें, तो ऐसी स्थिति में जो अर्थ प्रकृति में बीज है उसकी अवस्था होती है प्रारंभ। बीज की अवस्था होती है प्रारंभ और उसका संधि जिसे कहेंगे मुख संधि कहेंगे, और बिंदु का प्रयत्न होगा और प्रयत्न को प्रतिमुख संधि कहेंगे। जबकि पताका का प्रत्याशा, उसका जो अवस्था हो जाएगी, पताका की अवस्था यानी प्रत्याशा प्राप्त होने की अवस्था बनना शुरू हो जाती है, फेवरेबल कंडीशंस आना शुरू हो जाती है, जिसे संधि के रूप में गर्भ संधि कहा जाता है। और उसके बाद प्रकृति अर्थात नियताप्ति यानी फल प्राप्त होने की स्थिति बहुत प्रबल हो जाती है, जिसे विमर्श या अवमर्श कहते हैं। और फिर 5वां क्या होता है अर्थ प्रकृति में कार्य, और इसकी अवस्था कौन सी होती है फलागम अवस्था। और फलागम अवस्था में निर्वहन या उपसंहार हो जाता है, अर्थात नायक को फल की प्राप्ति हो जाती है, नाटक समापन की अवस्था में पहुंच जाता है। नाटक में सारी कथा वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से रंगमंच पर प्रस्तुत करना कठिन होता है, अतः उसमें कुछ अंश की केवल सूचना ही दी जा सकती है। इस वस्तु की सूचना देने वाले साधनों को अर्थोपक्षेपक कहते हैं। ये 5 प्रकार के बताए गए हैं। विष्कंभक, नाटक के प्रारंभ या 2 अंकों के बीच में 2 गौण पात्रों के वार्तालाप द्वारा सूचना दी जाती है, उसे विष्कंभक कहते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है नाटक को पूरा जोड़ने के लिए बीच में जो 2 पात्र आ जाते हैं, नायक नायिका का जो बिल्कुल गौण पात्र के रूप में आते हैं, वो सूत्रधार कहे जा सकते हैं। सूत्रधार आकर के कहानी को कहते हैं कि अभी रामचरितमानस को अगर अपन देखें तो सूत्रधार आकर के कहेंगे इधर तो राम के अभिषेक की तैयारियां चल रही है, लेकिन उधर दूसरे प्रसंग में क्या हो रहा है कि केकई
को मंत्रा ने किस किस तरीके से जा करके कह दिया गया है। तो ये जो पूरा बीच का एपिसोड है उसे सूत्रधार करके कहे जाते हैं। और फिर नाटक चालू कहाँ से हो जाता है? केकई के पात्र से चालू हो जाता है। जब तक ये स्थितियां, नाटक की पर्दा बदल जाना, पीछे पात्रों का बदल जाना, सब कुछ हो जाता है और जब तक सूत्रधार अपनी पूरी बात भी कह देता है, तो ये प्रारंभ में होता है। फिर उसके बाद में चूलिका, दूसरा जो भाग होता है उसे चूलिका कहते हैं। यानी 5 प्रकार के जो अर्थ प्राप्ति को या नाटकों की सूचना, कम्युनिकेशन, एक नाटक के पार्ट के साथ दूसरा नाटक का पार्ट का जो कम्युनिकेशन है उसकी जो सूचना देना है, उस सूचना देने में पहला क्या हुआ? विष्कंभक, दूसरा हुआ चूलिका। पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को चूलिका कहा जाता है। कभी कभी अनाउंसमेंट के द्वारा भी ये कहा जाता है कि अब ये होने वाला है। और तीसरा होता है एकादश अंक के अंत में, जहां बाहर जाने वाले 5 पात्रों द्वारा अगले अंक की कथा की सूचना दिलाई जाती है। यानी जो पात्र उस अंक से खत्म होने वाला है वो आखिरी में बता जाता है कि आगे इस कहानी को इस तरह से मोड़ दिया जाने वाला है या ये होने वाला है, उसे एकांश कहते हैं। और चौथा होता है अंकावतार, जहां पर पहले अंक के पात्र ही अब बाहर आकर फिर लौट जाते हैं, उसे अंकावतार कहते हैं। और प्रवेशक, नवागंतुक जो पात्र होते हैं उनके द्वारा दीवानी सूचना को प्रवेशक कहते हैं। इस प्रकार से बड़े नाटकों का पूरा कथोपकथन आम आदमी तक नाटक के माध्यम से न पहुंचा करके अपने सूत्रधारों के माध्यम से या पात्रों के माध्यम से संक्षिप्त रूप से उस कहानी को बता दी जाती है, भूमिका को बता दी जाती है। तो उन्हें 5 प्रकार से बताया गया है। पहला विष्कंभक हो गया, दूसरा चूलिका हो गई, तीसरा एकांश हो गया, चौथा अंकावतार हो गया और पांचवा प्रवेशक। इनके माध्यम से नाटक को गति प्रदान की जाती है और बहुत बड़े नाटक को संक्षिप्त रूप से करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार कथा वस्तु अनेक भेदों भेद में साधनों के मुख्य विश्लेषण से भारतीय आचार्यों की सूक्ष्म दृष्टि का परिचय मिलता है। आधुनिक विद्वान इस शास्त्रीय भेदोपभेद के पचड़े में से बचने के लिए अर्थ प्रकृतियों, अवस्थाओं, संधियों व अर्थोपक्षेपक को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। इन सब का पालना आजकल ये नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल जो स्थितियां बन चुकी हैं वो किसी भी बनी बनाई परिपाटी से अलग जाकर के रचना करने की बन गई है। इस विषय से संबंधित और अधिक चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, इसलिए उसे अवश्य देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।